बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की बेटी की शादी में जाओ और वहां खाना खाओ, उस खाने को कभी बुरा मत कहना है, मत। क्यों मालूम है? कि उस एक वक्त के खाने के पीछे उस बाप की पूरी जिंदगी लगी होती है। हाय 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 हाय, ये बात आपने बिल्कुल सही की। पत्नी वो खाना उसने पत्नी कैसे पूरा किया कैसे बेचारे। किया होगा, कैसे करते हैं जो बाप होते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर तुमने जिक्र कर दिया शादी का और एक ऐसे आदमी का कि जो गरीब है और खाने का इंतजाम ना कर सका, मैं बताना चाह रहा हूँ एक ऐसे किस्सा। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि आज की जो स्टोरी है वो गरीब की बेटी से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और शुरू की जाए। अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बड़े पस्ता हाल, मतलब गरीब जिसको कहेंगे, गरीब हाल में। एक तो होता है गरीब, एक होता है बहुत गरीब। हाय हाय हाय, ये बहुत गरीब है। अब उस गरीब के यहाँ एक जवान बच्ची भी है जिसको उसने रुखसत करना है, उसके हाथ पीले करने हैं। ये किसी बाप से पूछा जाए कि वो बच्चियों को रुखसत कैसे करते हैं, एक तो कलेजे पे पत्थर रखकर और दूसरा उन सब का इंतजाम कर करके जो उनके सामने वालों की डिमांड होती है। बहरहाल, तो मैं ये मामू मामू करके मशहूर है हमारे, ये पीआईबी कॉलोनी कराची में है, हमारे पीआईबी कॉलोनी में जी। ये हम जब तीनट्टी से जाएंगे तो अंदर जाके पीआईबी कॉलोनी आती है। हाँ जी। ये वहां का किस्सा है। तो मामू बेचारे बड़े गरीब, बेटी की शादी की डेट दे दी, शादी के दिन करीब आने लगे। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने डेट तो दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन, कि मैं खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। बहरहाल, घर में जो बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, वो सब घर में जमा हो गए। घर में टाक टूक हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। अब चूंकि गरीब है, लेकिन वो ये चाहता है कि अपनी बच्ची को तमाम चीजें, यानी जो होता है कि मेहंदी की एक रस्म होती है, वैसे नहीं कर सकते जिससे हड़ाउड़ी मेहंदी हो रही है। उसमें एक छोटी सी मेहंदी रख ली जाए। एक छोटी सी मेहंदी घर में ही रख ली। घर में रिश्तेदारों के बच्चे वगैरह सब मौजूद हैं। हाँ जी। घर में मेहंदी रख ली। शोर शराबा हो रहा है, शाम से ही शुरू हो गया। रात गए, रज जगह हो रहा है, क्योंकि दूसरे दिन शादी है। अब रज जगह हो रहा है तो क्या होता है कि घर में, जहां मामू का जो घर है, उस घर के बीच में एक घना दरख्त है, नीम का दरख्त। अहमद, जरा सुनने वाली बात। उस नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे, कोई 2:30-3 बजे का टाइम, और ढोल बजा रहे हैं और शोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। बच्चों ने शोर, शादी का घर है, शादी के घर में तो शोर बिल्कुल हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन चूंकि मामू जो हैं वो बड़े समझदार हैं, मामू घर में दाखिल होते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि बस बहुत हो गया, कर ली ना, खुशी हो गई ना, कर लिया शोर शराबा, बजा लिया ढोल, बस। तो शादी के घर में तो ऐसा ही ढोल वोल होता ही है, जाहिर है शोर शराबा होता है, ढोल ढमक बज रहे होते हैं। तो मामू ने कहा कि बस मत बजाओ। बच्चों ने कहा कि मामू आज आखिरी रात है, रज जगह हो रहा है, हमें बजाने दे, और फिर हम तो घर के ही लोग हैं, यहाँ है कौन दूसरा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। मामू ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि कोई नजर आए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती हैं। तो वो जो मौजूद होती हैं उन चीजों का ख्याल रखने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि बंद करो। हो सकता है कि उनके आराम का टाइम हो। रात के 2:30 बजे का टाइम है। रात के 2:30 बजे का टाइम है। नीम के दरख्त के नीचे बच्चों की ये बात समझ में आ जाती है। बच्चों ने ढोल तमाशा बंद कर दिया। अब चूंकि शादी का दिन है, नेक्स्ट डे, अगले दिन बारात है। मामू ने खाने का अरेंज करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हो ना सका। वो हमारे एक बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो हमारे एक जानने वाले के पास गए और उनसे कहा, अपना मुद्दा बयान किया कि बेटी की बारात आने वाली है और मैं कितना ही करके हद्दुल इम्कान कोशिश की लेकिन मुझसे हो ना सका और मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा, बोले कि मुझे 100 आदमी के खाने का अरेंज कर दें। 100 आदमी के खाने का 100 आदमी के खाने के लिए अरेंज कर दें। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, अरे मामू, जब आपको हम मामू कहते हैं तो आपने इतनी देर क्यों की? आप पहले ही आ जाते। देखो हैं लोग अभी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में लोग अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा पहले ही आ जाते। मामू को तसल्ली हुई। मामू ने उनका शुक्रिया अदा किया और मामू वहां से उनको एड्रेस देके वो चले गए। अब जिनके पास वो गए थे, उन्होंने बजाय इसके कि 100 आदमी के खाने का करता है अरेंज, उसने 150 लोगों के खाने का अरेंज किया अपनी तरफ से, यानी 50 लोग बढ़ा दिए कि हो सकता है लोग ज्यादा भी आ जाएं।
अहमद 150 लोगों का खाना वहां पहुंचाया गया, बारात आई। अब जब बारात आई है तो मामू तंबू में खड़े हुए हैं, महल्ले में ही तंबू लगाया। हाँ, महल्ले में ही तंबू लगाया है, वहीं बारात आई है, मामू तंबू में खड़े हुए। 100 लोगों का खाना कराया था मामू ने। मामू क्या देखते हैं कि शादी में 400 लोग मौजूद हैं। बारात के साथ जो आए हैं 400 लोग हैं तकरीबन। 400 लोग वहां मौजूद हैं। मामू ये देख के उनकी तो लाइट चली गई कि इतने लोग तो मैंने बुलाए नहीं है। और लड़की का बाप है तो इज्जत भी दांव पे लग जाएगी। वो ये सोच रहा है अल्लाह पाक कि इतने लोगों को मैं खाना कैसे करूंगा। उसके तो रंग उड़ वो ये सोच सोच के मामू परेशान है। हाँ। अब लड़की वालों की तरफ से निकाह हुआ, सारे मामलात हुए। लड़के वालों के, हाँ भाई खाना खोल दे, हाँ भाई खाना खोल दो। खाना खुला, एक देग खाली, हाँ, दूसरी देग भी खाली, तीसरी देग भी खाली। इतने में क्या देखता है कि मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग से भी खाना खुला। मामू ये देख रहे हैं कि ये तो 150 लोगों का खाना था। ये लोग खा रहे हैं रच के और खाना खत्म नहीं हो रहा। 400 अफराद ने खा ली बिरयानी। 400 अफराद वो बिरयानी खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। अहमद इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कोरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कोरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से चला रहा है, ये कहां से आ रहा है। क्या देखते हैं कि तंबू में कोरमा और रोटी इंटर हो रहा है। मामू ये देख के परेशान है और लोग कोरमा रोटी पर भी टूटे पड़े हैं, खा रहे हैं। यानी बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, खत्म नहीं हो, कोरमा भी खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। मामू एक कोने में खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे हैं। लोग रच के खा रहे हैं। कोई 20 मिनट गुजरे, वही शख्स दोबारा मामू के पास आता है और आके कहता है अब मैं मीठा खोलने जा रहा हूं। ये बोल के और अंदर चला जाता है। जबकि मीठा है ही नहीं। मीठा। मामू ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिश थी यानी बिरयानी, ना मैंने कोरमा कहा, ना मैंने रोटी कही और ना ही मैंने मीठे का कहा। वो शख्स बोल के चला गया। मामू देख रहे हैं कि खीर के थाल अंदर आ रहे हैं, खीर आ रही, लोग खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। उन तमाम लोगों ने वो खाना खाया मीठे के साथ। तो वो किसने किया था खाना? अहमद, हाँ, बेटी रुखसत हुई, बारात चली गई। अब मामू ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया कि जो बार बार आके मामू को बता रहा था कि मैं खाना खोल रहा हूं, हाँ, मैं मीठा खोल रहा हूं, मैं कोरमा खोल रहा हूं। मामू ने पूरे तंबू में उसे ढूंढा। हाँ, क्योंकि वो इतना खाना ले लेके आ रहा है, वो कहां से आया? वो शख्स नजर नहीं आया। मामू ने ये जानकर नेक्स्ट डे कि मैं उस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करूं कि जिसको मैंने 100 लोगों के खाने का कहा और उसने इतना इंतजाम कर दिया। अच्छा। मामू उस शख्स के पास जाते हैं और उससे हम कलाम होते हैं कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया, कोरमा भी, रोटी भी, मीठा भी, बिरयानी भी। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या कह रहे हो मामू? मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं यही आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि ये तमाम लवाजमात रात को मौजूद थे। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा? क्या? उसने कहा मामू आपने 100 लोगों का कहा था, यह हकीकत है, लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। तो वो शख्स नहीं मिला जो ये करवा के गया था, जो उस वक्त तंबू में मौजूद था और वो खाना ले लेकर आ रहा था? उस शख्स को नहीं ढूंढा? वो नहीं मिला। मामू ने उसे बहुत ढूंढा, हाँ,
वो बेटी की रुखसती के साथ वो खुद भी रुखसत हुआ, कहीं नजर नहीं आया। मिला ही नहीं, कभी नजर भी नहीं आया। मिला ही नहीं। और इससे पहले वो कभी नजर आया था? कभी नहीं, कभी नहीं। मामू भी यही कहते हैं कि कभी नजर नहीं आया। फिर अब क्या होता है, हाँ, मामू ये सोचकर कि इसने भी नहीं किया, अल्लाह ये क्या करामात हो गए। मामू ये सोचते हुए घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए हैं। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है कि जब तुमने हमारे सुकून का ख्याल रखा तो हम तुम्हें कैसे बेसुकून कर देंगे। वो कोई जिन था? वो जिन था, एक अच्छा जिन, एक नेक जिन। एक नेक जिन जो घर में मौजूद है। और इससे पहले घर के किसी भी मामले में उस जिन ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब मैं इस वाक्य को समझ गया हूँ, जब मामू ने जो है उस जिन का ख्याल किया, जब वो बच्चे मेहंदी में खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, बच्चों को चुप कराया। तो हाँ, बच्चों को चुप कराया और उन्होंने बोला कि हमारे अलावा यहाँ और भी बहुत सारी मखलूक है ना नजर आने वाली, उनके सुकून का ख्याल करो। ये चीज, ये बात उस जिन को पसंद आई, बहुत पसंद आई। और उसने उसका इजहार इससे किया कि देखो कैसे वक्त पे वो खड़ा हुआ, क्या बात। और एक बात और साबित हो गई है कि वो जो वेटर ही कहेंगे हम, जो खाना ला के दे रहा था, अब वो जो कैरेक्टर था वो कोई इंसान नहीं था, वो जिन था जिसने वो खाना उस वक्त पूरा किया। ओए होए 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 होए, सही है। क्या बात है शेख साहब, इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि आदमी कोई भी नेकी छोटी समझकर ना छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही है ना, नेकी तो नेकी है। मौला करीम वो नुक्ता नवाज है परवरदिगार। हाँ, कि आप देखें, ख्याल रखें कि चिड़ियों का पानी का ख्याल रखें, उनके दानों का ख्याल रखें। बेज़बान यानी अगर है, मैं तो कहता हूं किसी कुत्ते के सिस्टम का हो तो उसको भी प्यासा नजर आता है तो उसको पानी पिलाएं। बकरी का ख्याल रखें, चरिंद परिंद का ख्याल रखें, पानी डालें, दाना डालें, अपने माँ बाप को राजी रखें। ये सारे काम करेंगे तो सब आसानियां होंगी। क्या पता किस रूप में कौन है। और ये देखिए उनकी छोटी सी ख्याल रखने से बिल्कुल उनको कितना बड़ा सिला मिला उसको। ओ, तो भाई एक दफा मैं और बोलूंगा, हाँ, कि जो नजर आने वाली चीजें हैं उनका तो आपने ख्याल करना ही है, बिल्कुल। लेकिन जो चीजें नजर नहीं आती उनका बहुत ख्याल रखना, आपने उनके सुकून का भी बहुत ख्याल करना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन शेख साहब मसला पता है क्या है, हमें इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। हम तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी इसी में पड़े हुए, जो सारा दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं। हाँ, तो नौजवान नस्ल ना, मुझ समीत, हम तो बस प्यार कर रहे हैं, हम तो आशिक हैं। हाय अहमद, हाँ, जब इश्क की बीमारी लगती है, हाँ, तो 3 बच्चों की माँ भी प्यारी लगती है। ये बीमारी आपको तो नहीं लगी कहीं? नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, आपको लगी होगी ना, आपने अपनी बेगम से इश्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इश्क मेरा ऐसा कि सुभान अल्लाह वो कामयाब भी हुआ, और उसका जिंदा सबूत ये है उस इश्क का कि मेरे 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, ये इश्क का सबूत है। मैं ऐसे ही एक आशिक का जिक्र कर दूं तुमसे, जब बात इश्क की निकली है। ओए होए, आशिक की कहानी। तो आशिक की कहानी देखो, प्यार में किस हद तक जा सकता है ये इंसान, ओए होए होए, मोहब्बत में। ये उस आशिक की कहानी। दरअसल प्यार करने वाला तो एक नॉर्मल इंसान है, आशिक तो एक अलग इंसान है। आशिक भाई, वो लफ्ज आ गया ना उसके साथ, आशिक। तो फिर वो आशिक है तो फिर क्या ना करे। आशिक है तो फिर पत्थर भी खाए। है ना, तो फिर हो जाए फिर एक आशिक का वाकया। लो, एक आशिक की कहानी सुना रहा हूँ, बड़ी दर्द भरी है अहमद। हुआ कुछ यूं कि हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, अब ये हयात हैं। उनके दोस्त थे, इश्क हो गया। महल्ले में एक बच्ची रहने के लिए आई किराए पे, सामने इनका घर था। अच्छा, आंख मटक्का हुआ, ओए होए, आंखें 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई। इजहार मोहब्बत हुआ। अब ये इजहार कैसा है कि ये यकतरफा है। हाय, ये इश्क बड़ा बीमार है, एक तरफा मोहब्बत। हाय, कि मैं जान से ज्यादा उसको चाह रहा हूं,
और वो कुछ नहीं चाह रहा है। ओए होए होए होए, एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत। दीवाना हो गया उसके पीछे। वो कपड़े सुखाने जा रही है तो ये अपनी ग्रिल में बैठा है, गैलरी में बैठा हुआ है। वो घर से निकल रही है तो ये बैठा हुआ है। सिर्फ उसका मकसद उसको इम्प्रेस करना कि किसी तरीके से ये इजहार मोहब्बत कर बैठे। लेकिन कैसे करेगी, क्योंकि वो एक खाते पीते घर की बच्ची है और ये ठहरे गरीब, तो वो तो देखना भी गवारा नहीं कर रही। प्यार तो बहुत दूर की बात है। फिर इस आशिक ने क्या किया? हाय, ये यकतरफा इश्क कैसा है। इसने क्या किया, उसको पाने के लिए कि किसी तरीके से उसको फोर्स कर ले कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूं तो तू भी इजहार कर। उसके लिए क्या किया मालूम? उसके किसी दोस्त ने उसको एड्रेस दिया कि भाई फलाने फलानी जगह चला जा, वहां एक बाबा है, वो तेरा मसला ये हल कर देंगे। इसने बोला देख ले। बोला हाँ बहुत मशहूर है। ये हस्बे दस्तूर उस एड्रेस पे पहुंचा। कहां पर? बाबा के पास। बाबा ने बोला हाँ भाई कैसे आना हुआ? ये मालूम क्या बोलता है? क्या बोलता है? आप बताओ कि मैं क्यों आया हूं, तब तो पता चले कि तुम बाबा हो। उन्होंने बोला अच्छा, इश्क का मारा है। ये उसके पैरों में गिर गया कि उसने अंदाजा लगाया होगा जवान है और क्या मसला हो सकता क्या मसला हो सकता है ना। लेकिन इसकी बेताबी देखो। इसने ये अंदाजा लगाया कि यार इन्होंने ठक करके मेरा पॉइंट पकड़ा है। वो उसके पैरों में पड़ गया। बोला बस अब आप ही करेंगे जो करेंगे। बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। अगर तुझे कुछ करना है तो तू खुद कर अपने लिए। बोला मैं कैसे कर सकता हूं खुद अपने लिए? बोला क्यों नहीं कर सकता? अगर तुझे उससे इश्क है, तू उससे मोहब्बत करता है, तो फिर तुझे ये करना पड़ेगा। उसने बोला मुझे क्या करना है? बोला कुछ नहीं, 60 दिन का चिल्ला खींचना है, 2 महीने का। वो काला जादू जो होता है? काला जादू। इसका मतलब वो बाबा सही नहीं है? नहीं, वो ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाला है। उसको ने उसको मशवरा दिया कि तुम 2 महीने का चिल्ला करो और 2 महीने के चिल्ले के बाद जिस चीज को तुमने नजर भर के देखा वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। इसने सोचा ऐसा मुमकिन है? बोला बिल्कुल है, लेकिन याद रख चिल्ले के दौरान तूने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। इसने बोला मसलन? बोला मसलन क्या? मिसाल के तौर पे तुझे चिल्ले के लिए कुछ चीजें दरकार होंगी। अच्छा, वो तुझे लानी होंगी। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? उसने भी यही पूछा। हाँ। मिसाल के तौर पे क्या चीज लानी होगी? तो वो बाबा उसको बता रहा है बकरे की कटी हुई गर्दन, बकरे की कटी हुई गर्दन, कब्रिस्तान की मिट्टी और स्पेशली उल्लू की आंख। ये चीजें तुझे दरकार है तेरे इस अमल के लिए। उल्लू की आंख, उल्लू की आंख, कब्रिस्तान की मिट्टी और बकरे की सिरी। बकरे की सिरी? सिरी यानी धड़ से अलग गर्दन, बकरे की गर्दन। बोले इससे क्या होगा? बोला ये पहले चीजें ये अरेंज कर, उसके बाद जो आखिरी चीज तुझे लानी है वो जिस दिन तेरे चिल्ले का आखिरी दिन होगा उस दिन तुझे वो चीज लाके बैठना है चिल्ले में। अच्छा। इसने बोला क्या? बोला नहीं, तू जा चिल्ला शुरू कर। उसको जो पढ़ने का था उसने उसको बताया। अब काले में क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। इसने उसको तमाम पढ़ाइयां बताई उस बाबा ने कि तुमने जाके ये पढ़ाइयां करनी और आज से ही चिल्ला शुरू कर दे। उस जाली बाबा ने जाली सब तरीका काले इल्म का जो काला इल्म करने वाला बाबा है उसने उसको बताया कि तुम घर जाओ और घर जाके सन्नाटे में 12 बजे के बाद एक दायरा बनाओगे चौक से, गोल दायरा। उस दायरे के बीच में बैठोगे और ये तमाम चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं ये अपने साथ रखोगे। वो तीनों चीजें? वो तीनों चीजें। हाँ। ये हस्बे दस्तूर। हाँ। उसने वो चीजों का अरेंज कैसे किया अल्लाह जानता है, अपने को नहीं मालूम। कर लिया लेकिन इसने वो चीजों का अरेंज करके और उस दायरे में बैठ गया और पढ़ाई शुरू कर दी, जो काली पढ़ाई होती है। उसने उसके दौरान क्या क्या अमल किए मैं वो बताने से कासिर हूं। उसने वो काम किए कि जो एक इंसान को नहीं करने का काम है।
इंसान को हैवान बना दे, हैवान बना वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई शुरू कर दी। दिन गुजरते चले गए अहमद, दिन गुजरते चले गए। अब चिल्ले का आखिरी दिन है, यानी 60वां दिन, जिस दिन उसका चिल्ला पूरा होने जा रहा है। 49 दिन ये पूरे कर चुका है। 49 दिन गुजर चुके हैं, 60वां दिन है आज, चिल्ले का आखिरी दिन। ये बाबा के पास जाता है, आखिरी दिन। और इसके बाद, ये करने के बाद, इसके बाद पावर आ जाएगी। पावर आ जाएगा, वो कि जिस चीज को वो देखेगा वो उसकी हो जाएगी। ये बाबा के पास गया कि आखिरी दिन मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ। मालूम वो बाबा उसको क्या कहता है? क्या? ये बाबा से मिला, बोले बताइए अब मुझे क्या करना है? बोला अब जो तुझे करना है ये तेरा आखिरी काम है, इसके बाद वो होगा जो तू चाहेगा। बोला बताओ मुझे क्या करना है? बोला रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाके मुर्दे की किसी भी जिस्म की, कोई भी किस्म की हड्डी, मुर्दे की जिस्म की हड्डी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, इतनी सी भी हो तो चलेगी। इंसानी हड्डी होनी चाहिए और मुर्दे की इंसानी हड्डी वो तुझे चाहिए। बोला बस वो ले जाकर और उस दायरे के दरमियान तूने बैठ जाना है। तेरा टाइम पूरा होगा और जब तू उठेगा तो तुझे वो मिला हुआ होगा जो तू सोच नहीं सकता। ये क्या ना करता? इसने बोला ठीक है। रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाता है, कब्र में उतरता है। हाँ। मुर्दे की हड्डी, इतनी सी हड्डी जो वो जेब में रख ले, वो हड्डी जेब में रख के घर आता है और हस्बे दस्तूर वो अपने दायरे में बैठकर चिल्ला करता है। हड्डी घर ले गया। हड्डी घर ले गया है, दायरे के बीच में बैठा है और आखिरी रात है और वो पढ़ाई शुरू करता है। अब जब इसका इक्वल टाइम पूरा हुआ तो क्या देखता है कि दायरे से बाहर, यानी जहां वो बैठा है उसके बाहर नोटों का अंबार है, सोने का अंबार है, और एक आवाज आती है कि उठा, ये सब तेरा है। क्या आवाज आ रही है? उठा, ये सब तेरा है। सब तेरा है। इसके जहन में आता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। उसे तो वो लड़की चाहिए। उसे तो वो चाहिए जिसके लिए उसने ये सारे जतन किए, यानी वो लड़की। फिर वो नहीं उठाया मत। थोड़ी देर में देखता है तो बाप आता है। बाप उसको डांटता है कि क्या बकवास कर रहा है और क्या बड़बड़ा रहा है तू, खड़ा हो और चल अंदर आ। उस सर्कल के बाहर उसका बाप आ गया। उस सर्कल के बाहर उसका बाप खड़ा होकर उसको आवाजें दे रहा है।